मेरा नाम रचना है और मेरी उम्र 27 साल है। सजाए मौत के कैदियों की पत्नियां उनसे मिलने आ जाएं तो पुलिस वाले बहाने से उन्हें कहाँ लेकर जाते हैं, ये सुनकर आपकी तो रूह ही तड़प जाएगी। मेरे पति की आज अदालत में पेशी थी और मैं सुबह से ही ये प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति की बेगुनाही साबित हो जाए। मैंने आधी रात से उठकर प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी और मुझे पक्का यकीन था कि आज अदालत मेरे पति को बाइज़्ज़त बरी कर देगी। सुबह 6 बजे उठकर मैंने सारी तैयारियां शुरू कर दी थीं। मेरे पति के बूढ़े माता पिता बेचारे अलग परेशान थे। हम सब के दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहे थे कि ना जाने क्या फ़ैसला आएगा। मेरे पति पर कत्ल का मुकदमा दर्ज था और मैं जानती थी कि मेरा पति ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, वह बेगुनाह है। मैंने अपने सास ससुर को नाश्ते के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। मेरा भी मन नहीं कर रहा था। थोड़ी देर के बाद हम तीनों अदालत के लिए निकल गए। मेरे पति पर उसके एक दोस्त के कत्ल का इल्ज़ाम था और बदकिस्मती से सारे सबूत उसके खिलाफ ही थे। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक बहुत अच्छा वकील किया था और मुझे उम्मीद थी कि वह मेरे पति को बाइज़्ज़त बरी करवा देगा। आज अदालत में आखिरी सुनवाई थी। आज फैसला सुना दिया जाता, इसलिए हम सब वक्त पर अदालत आ गए थे। थोड़ी देर में मेरे पति को भी लेकर आ गए। उनकी हालत को देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और रोने लगी। वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। हमारी शादी को अभी 2 साल ही गुजरे थे और पिछले 6 महीने से तो वह जेल में ही थे। मेरे माता पिता भी आए हुए थे। मेरे पास आकर मेरे माता पिता ने प्यार देने के बहाने मेरे कान में कहा कि फ़ैसला अगर इसके खिलाफ़ आ गया और अदालत ने इसे कोई सज़ा दी तो इससे डाइवोर्स ले लेना। मैंने तड़प कर अपने पापा को देखा कि इतनी बड़ी बात उन्होंने कैसे कर दी, लेकिन फिर उनकी जगह मैंने खुद को रख कर सोचा तो वह इतने गलत भी नहीं थे। वो एक बेटी के बाप थे जिसके पति की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं था। हम सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर में जज साहब आ गए और कार्रवाई शुरू हो गई। मैं कुछ नहीं सुन रही थी कि क्या हो रहा है, क्या सबूत पेश किए जा रहे हैं, कौन सा गवाह क्या बयान दे रहा है और वकील क्या बात कर रहा है। कुछ भी नहीं सुन रही थी। मैं बस आंखें बंद किए हुए अपने पति के इन सब से बाहर निकलने की प्रार्थना कर रही थी। कुछ देर के बाद पूरे तरीके से वहाँ खामोशी छा गई। मैंने चौंक कर आंखें खोली तो जज फैसला सुनाने लगा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जज की आवाज़ आई, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम अमन ने ही अपने दोस्त विकास को मारा है। इसीलिए अदालत मुजरिम अमन को 3 महीने बाद सजाए मौत की सज़ा सुनाती है। ये कोई अदालत का फ़ैसला था या फिर मेरे कान बहरे हो गए थे जो मैं सुन नहीं पा रही थी। मेरी सांसें रुक गई थीं। मैं एकदम बेजान हो गई। मुझे लगा कि शायद मुझे सुनने में कोई गलती हुई है, लेकिन जब सास ससुर की तबीयत बिगड़ी देखी तब अंदाज़ा हुआ कि जो कुछ मैंने अभी सुना वह सच सुना है। मेरे पति की हालत तो ऐसी हो गई थी कि जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। मैं रोने लगी। ये क्या हो गया था? सजाए मौत मेरे पति को? पुलिस वाले सामने से लेकर गुजरे तो मैं खुद पर काबू नहीं कर सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। सब जानते थे कि कत्ल मेरे पति ने नहीं बल्कि उसके सौतेले बहनोई ने किया है। ऐसी बातें कहाँ छिपती हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। हमेशा की तरह ताकतवर का पलड़ा ही भारी रहा था। उसने पुलिस से लेकर गवाह तक सब खरीद लिए थे और इसमें फंसा मेरे पति को दिया था। अपने सास ससुर को लेकर मैं घर आ गई। उन बेचारों की तो इकलौती संतान थे मेरे पति। वह उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा थे। पुलिस ने उन्हें खास सजाए मौत वाले कैदियों की जेल में शिफ्ट कर दिया था। जिस दिन उसे सज़ा हुई उसके दूसरे दिन जब मैं उससे मिलने गई तो जेल में हर कोई मुझे वहाँ घूर कर देख रहा था। मैंने सोचा कि कैसे पुलिस वाले हैं जो हर आई गई औरत को घूर रहे हैं। जब मैं अपने पति से मिलने गई तो उसे ऐसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। वह मुझसे कहने लगे कि मेरे बाद मेरे घर वालों का ख्याल रखना। वहाँ बहुत सारे लोग जेल में बंद थे और उस वक्त कई और औरतें भी अपने पति से मिलने आई थीं। मेरे बिल्कुल ही साथ में एक मेरी ही तरह जवान लड़की थी जो उस वक्त बहुत रो रही थी।
और उसका पति सलाखों के पीछे था और वही उसके आंसू पोंछ रहा था। मेरे पति कहने लगे कि अपना और सबका ख्याल रखना और मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। मैंने गुस्से से अपने पति को देखा और कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगी, ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। और इस तरह की तसल्ली देकर मैं वापस आ गई, क्योंकि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया था। मैं जेल से बाहर निकली तो वह लड़की भी बाहर खड़ी किसी गाड़ी के आने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने उससे जाकर बात करी और पूछा कि क्या आपके पति को भी सजाए मौत हुई है। मेरी बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई और कहने लगी, वह मेरा पति नहीं बल्कि उसका कातिल है। मेरे पति का कत्ल करने के जुर्म में उसको सजाए मौत हुई है। वह ये कहकर आगे बढ़ गई और मैं हैरानी से उसे दूर जाता देखती रही। उसकी बात समझने में मुझे बस कुछ ही देर लगी थी और जब उसकी बात मुझे समझ में आ गई तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। मैं तो समझ रही थी कि वह अपने पति से मिलने आई है और उससे मिलकर रो रही है, लेकिन वह तो अपने पति के कातिल से मिलने आई थी। ये तो बहुत ही अजीब बात थी। भला कोई औरत अपने ही पति के कातिल से इतनी हमदर्दी क्यों रख रही थी और उसके सजाए मौत पर इतना फूट फूट कर कैसे रो सकती थी, जबकि उसे तो अपने पति के कातिल से नफ़रत हो जानी चाहिए थी और खुश होना चाहिए था कि उसके पति के कातिल को जायज़ सज़ा मिल गई है, जबकि यहाँ तो उल्टा ही था। तभी एकदम से मेरे दिमाग में वह सारी खबरें घूमने लगीं जिसमें बताया जाता था कि एक औरत ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल कर दिया, उसको रास्ते से हटा दिया। मुझे पहले अपने कानों पर यकीन नहीं होता था, क्योंकि मैं समझती थी कि शादी बहुत मजबूत रिश्ता होता है, लेकिन उस लड़की से मिलकर मुझे सारी खबरें अब सच लगने लगीं। मुझे जो पहले उस लड़की से हमदर्दी हो रही थी, अब एकदम से वो बदल गई। मुझे उससे नफ़रत होने लगी। मैंने सोचा कि कैसी बुरी लड़की है और मैं इसके लिए अफसोस कर रही थी। फिर मैं घर पर आ गई। घर आकर भी वह लड़की और उसकी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। कैदियों से हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही मुलाकात हो सकती थी, इसीलिए मैं पूरे हफ्ते अपने पति से मिलने नहीं जा सकती थी। इस पूरे हफ्ते के बाकी के दिन मैंने बहुत ज़्यादा बेचैनी से गुजारे और जब मिलने का दिन आया तो मैं अपने पति से मिलने के लिए चली गई और जब गेट के अंदर जाने लगी तो उसी दिन वाली लड़की को देखा। वह भी अपने आशिक से मिलने आई हुई थी। मैंने अपने पति से पूछा कि इस लड़की की क्या कहानी है, तो मेरे पति ने बताया कि मुझे ज़्यादा तो मालूम नहीं है, पर यहाँ पर सिर्फ सजाए मौत वाले कैदी हैं और सजाए मौत उनको ही मिलती है जिन्होंने किसी का कत्ल किया है। बेचारा जवान लड़का है, अब पता नहीं उसने कत्ल किया भी है या नहीं, या उसको फंसाने के लिए मेरी तरह ही इल्ज़ाम लगाकर भेज दिया गया है। मैंने चुपके से अपने पति को उस लड़की से होने वाली बातों के बारे में बताया तो वो मुझसे बोले कि इस लड़की से थोड़ा चौकन्ना होकर ही रहना। मेरा ध्यान बार बार उस लड़की की तरफ ही जा रहा था जो उस लड़के का हाथ पकड़कर लगातार रो रही थी। मैंने उसकी बातों की तरफ ध्यान दिया। वह लड़की रोते हुए कह रही थी, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती, मैं क्या करूं? मैं तुम्हें इस तरह से देखकर मर जाऊंगी। वह लड़का कह रहा था कि तुम मेरी फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह लड़की और रोते हुए बोली, अब कुछ ठीक नहीं होगा, सब बर्बाद हो गया है और मेरी वजह से हुआ है। तब वह लड़का उसे चुप करवा रहा था और वह लगातार रोए जा रही थी। मैंने नफ़रत से मुंह मोड़ते हुए मन में कहा कि अब अपनी गलती मानने का क्या फ़ायदा। एक मर्द तो जान से गया और अब दूसरा भी जाने वाला है। मैंने उसकी बातों से ध्यान हटाकर अपने पति को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी दोस्त एक बहुत अच्छे वकील के बारे में बता रही थी, मैं कल उससे मिलने जाऊंगी और हाई कोर्ट में अपील करूंगी। मैं आपको ऐसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। अभी मैं अपने पति से बात कर ही रही थी कि तभी एक पुलिस वाला मेरे पास आकर बोला, अमन शर्मा की घरवाली तुम ही हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वह कहने लगा कि थानेदार साहब तुम्हें बुला रहे हैं। तो मेरे पति ने चौंक कर देखा और कहा, क्यों बुला रहे हैं वह? हवलदार कहने लगा, मुझे क्या पता, कोई पेपर वर्क करना होगा इसीलिए बुला रहे होंगे। मेरे पति ने कहा कि मेरी पत्नी कहीं नहीं जाएगी, सारे पेपर तो कंप्लीट हैं,
अब कुछ नहीं होगा। हवलदार चेतावनी देकर बोला कि ऐसा है कि ये जो मुलाकात हो रही है ना, इसके सिग्नेचर भी करवाने होते हैं और उसे ही करवाने के लिए वह बुला रहे हैं। अगर नहीं जाना है तो ठीक है, मैं बता देता हूँ जाकर, लेकिन ये याद रखना कि ये मुलाकात फिर कभी नहीं होगी। बस आज आखिरी बार ही समझो। मैं घबराकर खड़ी हो गई और कहा कि नहीं नहीं, मैं चलती हूँ आपके साथ। वह हवलदार रास्ते में समझाते हुए बोला, कागजी कार्रवाई ज़रूरी होती है और ये तो सबकी ही होती है। पिछले सारे कैदी तो पुराने हैं, उन सबकी कार्रवाई तो हो चुकी है। तुम्हारे पति नए हैं, इसीलिए थानेदार साहब ने तुमको बुलाया है। मैं थानेदार के ऑफिस में गई तो उसने सर से पैर तक मेरे हुलिये को बहुत गौर से देखा। उसकी तीखी नज़रें मुझे परेशान करने लगी। उस समय मैंने एक रेड कलर का सूट पहना हुआ था और दुपट्टे से सर ढका हुआ था। मैंने उसकी नज़रों की तबीयत से घबराते हुए कहा कि जी कहिए साहब, आपने मुझे बुलाया था। मैं अमन की पत्नी हूँ। वह अपनी मुस्कुराहट छुपाकर कहने लगा, बहुत जल्द आप अमन की विधवा कहलाएंगी। फिर बात काट कर वह कहने लगा, मेरा मतलब है 3 महीने में से 1 महीना तो गुजर गया है और बाकी बहुत थोड़े दिन बचे हैं उसकी फांसी में। मुझे उसकी बात पर गुस्सा तो इतनी तेज़ आया कि अभी 10 थप्पड़ इसके गाल पर जड़ दूँ, लेकिन क्योंकि वो पुलिस वाला था और मैं मजबूर, इसीलिए मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए सिर्फ इतना कहा कि वह आपकी परेशानी नहीं है, मेरी है। आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे किस काम के लिए यहाँ बुलाया है। मुझे पता नहीं क्यों ये एहसास हो रहा था कि उसने मुझे किसी काम से नहीं बल्कि सिर्फ मेरा जायज़ा लेने के लिए बुलाया है। मेरे सवाल पर वह कहने लगा, नहीं अब सब ठीक है, अब ज़रूरत नहीं है। मैं गुस्से से बाहर निकली और दोबारा अपने पति के पास जाने लगी, लेकिन तब तक मिलने का समय ख़त्म हो चुका था। सिर्फ 3 मिनट ही रह चुके थे। थानेदार के ऑफिस से जेल तक जाने का रास्ता कम से कम 5 मिनट तक का था, इसीलिए अब जाने का वहाँ कोई फ़ायदा भी नहीं था। मैं जेल से निकलकर एक तरफ खड़े होकर ऑटो रिक्शा का वेट करने लगी। तभी इतने में एक अजब नज़ारा मैंने देखा, जिसे देखकर मेरी सांसें वहीं रुक गईं। मैंने देखा कि वही लड़की बाहर निकल रही थी जो अपने आशिक से मिलती थी और उसके साथ थानेदार भी बाहर निकला और 1-2 और पुलिस वाले भी थे। मैं हैरानी से सोचने लगी कि ये लड़की पुलिस वालों के साथ क्या कर रही है। वह उनके साथ एक कार में बैठ गई और वह सब वहाँ से चले गए। मैं बहुत हैरत से ये सब देख रही थी। ये लड़की पुलिस वालों के साथ क्यों गई है और कहाँ गई है? मुझे तो वह थानेदार शक्ल से ही बेकार इंसान लग रहा था, लेकिन वह काफ़ी लोग थे। मेरे अंदर तो शक पैदा होने लगा कि ना जाने क्या बात हो सकती है। मैं अपनी दोस्त के बताए हुए वकील के पास गई और मैंने उससे अपने पति का सारा केस डिस्कस किया। मैं हर हालत में अपने पति को बचाना चाहती थी। मेरे मम्मी पापा मेरा साथ नहीं दे रहे थे। उन्होंने तो साफ लफ्ज़ों में मुझसे कह दिया था कि कातिल की पत्नी कहलाने से अच्छा तो यही है कि मैं उससे तलाक ले लूं, मगर मैं नहीं मानती थी। मुझे पूरा भरोसा था कि ये एक आजमाइश और है और फिर जल्दी ही सारी बात ख़त्म हो जाएगी। उस वकील ने मुझसे फ़ीस ली और कहा कि ठीक है, मैं जल्दी से हाई कोर्ट में अपील करने की तैयारी करता हूँ। मैं उसको धन्यवाद कहकर बाहर निकल आई। जब दूसरी मुलाकात का वक्त आया तो मैं अपने पति से मिलने गई, लेकिन तब एक अजीब बात हुई। वह मुझसे कहने लगे कि तुम आज के बाद मुझसे यहाँ पर मिलने मत आना। मैंने परेशानी से पूछा कि क्यों, मैं यहाँ क्यों ना आऊँ, यहाँ पर आखिर ऐसी क्या बात हो गई है। वह मुझसे कहने लगे कि मैंने सुना है कि सजाए मौत के कैदियों की पत्नियाँ जो उनसे मिलने आती हैं उन्हें ये पुलिस वाले कहीं ले जाते हैं। मैंने चौंक कर पूछा कि कहाँ ले जाते हैं। उस पर मुझे कुछ दिन पहले का वह ख्याल आया जब वह लड़की पुलिस वालों की कार में बैठकर कहीं चली गई थी। तो मेरे पति कहने लगे कि ये बात तो किसी को भी नहीं पता कि वह कहाँ लेकर जाते हैं, लेकिन ये बात कंफर्म है कि वह कहीं लेकर जाते हैं और मैं इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम आज के बाद यहाँ नहीं आना। मैंने अपने पति को तसल्ली दी कि मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो ऐसे पुलिस वालों के साथ चली जाऊँ। ये कहते हुए मैंने एक नज़र अपनी लेफ़्ट साइड में डाली जहाँ वह लड़की खड़ी हुई थी और वह बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। वो लड़की खुश होते हुए बार बार अपने आशिक को यकीन दिला रही थी
कि वह बहुत जल्द बाहर होगा। मेरा शक बहुत ज़्यादा उस पर हो गया था कि आखिर वह उस दिन पुलिस वालों के साथ क्या करने और किधर गई थी। मैंने उस लड़की से बात करने का फ़ैसला कर लिया और गेट से बाहर निकलते ही मैंने उससे पूछा कि उस दिन तुम्हें पुलिस वालों के साथ उस गाड़ी में बैठकर मैंने कहीं जाते हुए देखा था। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो लोग तुम्हें कहाँ पर लेकर गए थे? वह मेरी तरफ मुड़ी और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, नहीं, आप नहीं पूछ सकती, क्योंकि आप मुझसे ये सब पूछने का हक नहीं रखती हैं। ये जवाब देकर वह आराम से चली गई। मैंने सोचा किस कदर बदतमीज़ लड़की है, किस तरह से जवाब देकर गई है। मैंने भी मन में कहा कि ना बताती है तो मत बताए, उसकी मर्जी। अगले हफ्ते जब मैं अपने पति से मिलने गई तो ना ही वह लड़की दिखाई दी थी और ना ही वह आदमी जिससे वह मिलने के लिए वहाँ आया करती थी। मैंने अपने पति से पूछा कि तुम्हारा साथ वाला आदमी कहाँ गया? तो उन्होंने मुझसे कहा कि उसे अभी 4 दिन पहले ही यहाँ से ले जाया गया है, शायद सज़ा दिलवाने के लिए। इसीलिए मेरे पति का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वह मुझ पर गुस्सा हो रहे थे कि मैं यहाँ उनके मना करने के बावजूद भी क्यों आ गई हूँ। मुझे भी सुनकर दुख हुआ था कि वह बेचारा सजाए मौत पा गया। न जाने उस लड़की पर क्या बीती होगी। वह लड़की यहाँ बैठकर जिस तरह से बातें करती थी, उससे तो साफ साफ पता लगता था कि वह लड़की उससे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी। न जाने उसकी मौत ने उस लड़की पर किस तरह का प्रभाव डाला होगा। सजाए मौत का सुनकर ही हर कोई खौफ खाता है, और वह लोग तो और भी ज़्यादा जो पूरा पूरा दिन उनके साथ हैं और इसी डर में हैं कि ना जाने किस वक्त उन्हें सज़ा मिल जाए। लेकिन कितना मुश्किल होता है इस हाल में रहना। मुझसे ज़्यादा देर वहाँ रुका नहीं गया। मैं वापस घर आ गई। मेरे सास ससुर बेचारे इस उम्मीद के सहारे जी रहे थे कि उनका बेटा उन्हें वापस मिल जाएगा और वह घर वापस लौट कर आ जाएगा। उम्मीद तो मुझे भी यही थी, मगर फिर भी अंदर से दिल धड़कता रहता था कि कहीं कुछ हो ना जाए। मैं फिर अपने पति के मना करने के बावजूद जेल में उससे मिलने चली गई। जब तक मैं एक बार जाकर उससे मिलती नहीं थी, मुझे चैन ही नहीं आता था। मेरी सोच के मुताबिक वह बहुत गुस्सा हुए थे कि तुम यहाँ मत आया करो, तुम क्यों मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रही हो। मुझे यहाँ के कई लोगों ने बताया है कि ये पुलिस वाले कैदी की पत्नियों को ना जाने कहाँ लेकर जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो। मेरा मानना था कि जब तक मैं ठीक हूँ, कोई दूसरा कैसे तुम्हारे साथ अपनी मनमानी कर सकता है। मैंने अपने पति का गुस्सा देखते हुए उनसे कोई भी बहस नहीं की और चुपचाप मैं घर वापस आ गई। रात को किसी काम से जब मुझे पेंसिल की ज़रूरत पड़ी तो मैंने अपने बैग की तलाशी ली तो उसमें एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ निकला था। मैंने उसे बाहर निकाल लिया और उसमें जो कुछ लिखा था वह पढ़कर तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई थी। ये कागज़ का टुकड़ा पता नहीं किसने मेरे बैग में रख दिया था। मैंने तो अपना पर्स हर वक्त अपने साथ ही रखा हुआ था। ज़रूर जब हमारे पर्स की तलाशी ली जाती होगी तभी किसी ने ये रख दिया होगा। इस कागज़ के टुकड़े पर एक फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ था। एक बार मेरा दिल किया कि मैं उस नंबर पर कॉल करूं, लेकिन मैं कुछ सोचते हुए रुक गई। अगले दिन मुझे वकील के पास जाना था। वकील के पास से मैं वापस आ रही थी कि तभी अचानक रास्ते में मुझे वही लड़की नज़र आई। वह एक लड़के के साथ किसी कैफ़े में जा रही थी। तभी मैंने रिक्शा रुकवाया और मैं उसके पीछे जल्दी से उस कैफ़े में चली गई। वह एक मेज़ पर हाथ पकड़ कर बैठे हुए थे। लड़का मेरी तरफ से पीठ करके बैठा था, इसी वजह से मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई। मुझे इस लड़की पर गुस्सा आने लगा कि दो दो मर्दों की ज़िंदगी बर्बाद करके उसे सुकून नहीं मिला था जो वह यहाँ तीसरे मर्द के साथ बैठी हुई थी। मैं काफ़ी देर दूर एक कुर्सी पर बैठी दोनों को देखती रही। फिर मेरा सब्र का बांध टूट गया और मैं उस लड़की के ठीक सामने चली गई ताकि उसको शर्मिंदगी हो, और तभी मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी तो मैं दंग रह गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, क्योंकि सामने मौजूद लड़का तो वही था जो जेल में बंद था और सब यही समझते थे कि वह तो मर गया है, लेकिन वह मरा नहीं, वह तो ज़िंदा था, बल्कि मज़े से आज़ादी की ज़िंदगी जी रहा था। मुझे सामने देखकर वह दोनों घबरा गए।
फिर वह लड़की उस लड़के से कहने लगी कि तुम घर जाओ, मैं कुछ देर में घर आ जाऊंगी। वह लड़का चला गया तो मैंने उसकी छोड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई और पूछा कि ये सब क्या है? तुम बहुत अजीब हरकतें करती हो और अब तुम इस लड़के के साथ हो। ये लड़का सबकी नज़र में मर चुका है और तुम इसके साथ यहाँ आराम से बैठी हो। ये सब क्या है? वह लड़की कहने लगी, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मेरा नाम पायल है और मैं यहाँ ही पास के गांव की रहने वाली हूँ। मेरे माता पिता के बस हम 3 ही बच्चे थे। मैं सबसे बड़ी थी और मुझसे छोटी एक बहन और एक भाई है। मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी बहन से थी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी और बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। मेरे पापा और मम्मी दोनों ही काम पर जाते थे। मैंने अपनी बहन को पहले दिन से ही खुद ही संभाला था। मेरे माता पिता की अजीब फितरत थी। दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी शादी हो गई और 3 बच्चे भी हो गए। जब से भाई पैदा हुआ था तब से उनका झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा था। वह हफ्तों तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे। मैंने अपने भाई बहन को कैसे संभाला है ये तो बस मैं ही जानती हूँ। मेरी बहन और भाई मुझे मेरी जान से भी बढ़कर प्यारे थे। मेरे पापा के दोस्त के बेटे ने मुझसे शादी के लिए प्रपोज़ किया तो मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि मैं अपनी मम्मी की सहेली के लड़के को पसंद करती थी, उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करती थी और उसी लड़के से मैं शादी करना चाहती थी। लेकिन मेरे पापा ने गुस्से में आकर और मेरी मम्मी को नीचा दिखाने के चक्कर में मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर दी। शादी के बाद मैं अपनी बहन को भी ससुराल ले आई थी, क्योंकि मैं अपनी बहन को अपने मायके में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वह बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। उसके लिए हमेशा घर पर कोई देखभाल करने वाला चाहिए था, जो कि वहाँ रहकर नहीं हो सकता था। मेरा पति उसको अपनी बहन ही कहता था। वो हमारे लिए उसकी पसंद की चीज़ें लेकर आता था, जो हम बहुत शौक़ से खाते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती थी कि मेरे पति ने मेरी बहन को बिना किसी दिक्कत के मुझे अपने साथ ही रखने दिया। मैं अपनी बहन को अपने साथ रखकर बहुत खुश थी और अपने आप को मैं बहुत भाग्यशाली समझती थी कि मुझे इतना अच्छा पति मिला है, क्योंकि उसने मेरे साथ साथ मेरी बहन को भी वैसे ही अपना लिया था जैसे कि मैं अपनी बहन को अपना मानती थी। फिर मेरे पति दूसरे शहर काम से चले गए तो उनके पीछे एक दिन मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और जब मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने जब मुझे ये बताया कि मेरी बहन प्रेग्नेंट है तो मेरी तो जान ही निकल गई। लेकिन असली क़यामत तो मुझ पर तब टूटी जब मेरी बहन ने बताया कि उसके साथ ये सब मेरे पति ने ही किया था। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तो वह रोते हुए कहने लगी, क्योंकि जीजा जी ने मुझे बहुत बुरी तरह से डरा दिया था। उन्होंने कहा कि अगर मैंने ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूँगा। मैं नहीं चाहती थी कि तुम, जो मेरा इतना ख्याल रखती हो, मुझसे इतना प्यार करती हो, उसकी ज़िंदगी मेरी वजह से ख़राब हो जाए। इसीलिए मैंने इस दर्द को अपने दिल में ही दबा लिया। इसके बाद मैंने पूरी सच्चाई अपने पति के सामने खोल कर रख दी और उसे बता दिया कि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। मैंने अपने पति को धमकी दी कि मैं सबके सामने उसको रुस्वा करूँगी, तो उसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी मासूम बीमार बहन को एक दिन सीढ़ियों से धक्का दे दिया और ये साबित कर दिया कि मेरी बहन तो बीमार रहती थी। इस वजह से वह अपना संतुलन खो बैठी और नीचे आ गिरी और फिर उसकी मौत हो गई। उस पर कोई इल्ज़ाम ना लगा और ना ही किसी ने उसे कातिल कहा, लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी मम्मी के दोस्त के बेटे अमित से मदद ली और उसे अपने घर बुलाया ताकि मैं अपने पति के खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवा सकूं। लेकिन उसी वक्त मेरा पति भी घर वापस आ गया और अमित को घर पर देखकर गुस्से में आकर उसने अमित पर हमला कर दिया। फिर वह मुझे भी चाकू से मारने लगा था, तो मेरी जान बचाने के लिए अमित ने उसके सिर पर कांच का फ्लावर पॉट दे मारा और वह अस्पताल पहुंच गया। फिर उस बदतमीज इंसान ने मरने से पहले अमित के खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवा कर उसकी ज़िंदगी खराब कर दी और वह उसके खिलाफ़ बयान भी दे गया। इसीलिए उसे सजाए मौत हो गई। मैं अमित को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। इसीलिए जब पुलिस वालों ने मुझे एक ऑफ़र दिया
कि अगर मैं अमित को आज़ाद देखना चाहती हूँ तो मुझे उनकी एक शर्त माननी पड़ेगी। लेकिन वह शर्त मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि जल्द ही वह आपको भी इस शर्त के लिए तैयार करने की कोशिश करेंगे। मैंने तो उनकी शर्त मान ली और अमित को आज़ाद करवा लिया। अब हम दोनों पति पत्नी हैं। उसके मुंह से शर्त वाली बात सुनकर मुझे वह कागज़ का टुकड़ा याद आया जिस पर लिखा था कि अगर तुम्हें अपने पति को आज़ाद देखने की तमन्ना है तो तुम्हें इस खास शर्त को पूरा करना होगा। शर्त क्या है, जानने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करो। मैंने उस लड़की को शादी की शुभकामनाएं दी और फिर वापस घर चली आई। उस लड़की के अलावा मैंने बहुत सारी औरतों को उन पुलिस वालों के साथ अब तक जाते हुए देखा था। मैंने वह पर्ची फेंक दी। मुझे किसी की भी ऐसी वैसी शर्त मानने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जिन वकील साहब के पास वह केस गया था वह अपने तौर पर जांच पड़ताल करके सबूत इकट्ठा कर रहे थे और उन्होंने मुझे उम्मीद भी दिलाई थी। जब मिलने का दिन आया तो मैं फिर से अपने पति से मिलने चली गई। लेकिन ये क्या, मेरा पति तो वहाँ पर था ही नहीं। मैंने बेचैनी से दूसरे कैदियों से पूछा, लेकिन किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था। आखिर में एक हवलदार कहने लगा कि तुम्हारे पति की सज़ा के दिन करीब आ गए थे, इसीलिए उसे दूसरी जेल में भिजवा दिया गया है। ये सुनकर तो मैं पूरी तरह से परेशान हो गई कि आखिर मेरे पति को कहाँ भेजा गया है। मैंने उनसे कहा कि मुझे आप एड्रेस तो बताओ, तो वह कहने लगा कि अभी बड़े साहब ज़रूरी काम से उधर ही जा रहे हैं, तुम उनसे बात कर लो, क्या पता तुम्हें भी अपने साथ ले जाएं। मैं फ़ौरन उस ऑफ़िसर के कमरे में गई और उनसे कहा कि मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ, मुझे भी आप अपने साथ दूसरी जेल में ले चलिए, क्योंकि मुझे एड्रेस नहीं पता। तो वह कहने लगा कि मैं बस निकलने ही वाला हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो जल्दी आ जाओ। उसके अलावा 2-3 पुलिस वाले और थे जो गाड़ी में पीछे बैठ गए थे। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर सोचा कि बाकी के लोग भी तो हैं गाड़ी में। गाड़ी काफ़ी देर तक यूं ही चलती रही और मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी। आखिर 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम एक जगह पर पहुँचे। जब मैंने सामने देखा वो तो एक फार्म हाउस था। ये देख मैंने घबराते हुए पूछा कि हम आखिर यहाँ क्या करने आए हैं। वह थानेदार हंसते हुए बोला, हम तो यहाँ मौज मस्ती करने आए हैं, अब तुम भी साथ हो तो मज़ा दुगना हो जाएगा। वह मुझे घसीट कर नीचे उतारने लगे। मैं उनसे बार बार मना कर रही थी और मैं चिल्लाने भी लगी, लेकिन वहाँ पर आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। वह ऑफिसर कहने लगा कि तुम्हें एक लेटर मैंने भेजा था, लेकिन तुमने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो कितने दिनों से इस बात का इंतज़ार ही कर रहा था कि कब तुम मुझे फ़ोन करोगी और कब मैं तुम्हें अपनी शर्त के बारे में बताऊंगा। लेकिन फिर जब तुम्हारा फ़ोन नहीं आया तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि तुम तो काफ़ी घमंडी औरत हो और ऐसी लड़कियां तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद हैं। मुझे याद आने लगा, इसीलिए मेरा पति जेल में मिलने से आने से मुझे रोकता था। वह बिल्कुल ठीक था और मैं गलत। मैंने कितनी आसानी से खुद का शिकार होने दिया था। मैंने उस ऑफिसर के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे जाने दे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे कैद ना करें। वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा कि तुमसे पहले एक और बहुत ही खूबसूरत लड़की यहाँ आई थी और वह अपनी मर्ज़ी से आई थी। उसका आशिक जेल में बंद था। उसको जेल से आज़ाद करवाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। उसने मुझे बहुत खुश कर दिया था, तो मैंने उसके आशिक को आज़ाद करके उसे खुश कर दिया। तुम्हारे लिए भी यही ऑफ़र है, तुम मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हारे पति को आज़ाद कर दूंगा। मैंने उसे बातों में लगाए रखने का सोचा था। मैंने कहा, अगर तुमने वादे से इनकार कर दिया तो? फिर वह मुझसे कहने लगा, मैंने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, चाहे तो आजमा कर देख लो। आज का दिन मेरे साथ गुजार लो, फिर कल तुम्हारा पति आज़ाद हो जाएगा। मैं बेचैनी से अपनी फ्रेंड का इंतज़ार करने लगी। यहाँ आने से पहले मैंने गाड़ी में से ही उसे मैसेज कर दिया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ और पता नहीं कहाँ पहुँचूँगी। इन पुलिस वालों पर मुझे पूरा शक लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। इतने में ही मेरे पर्स में रखे मोबाइल पर रिंग की आवाज़ आई। उस ऑफिसर ने जल्दी से मेरा मोबाइल छीन कर बंद कर दिया। फिर उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया और खींचते हुए अंदर ले जाने लगा।
उसी वक्त उस मौके पर वहाँ फार्म हाउस में मीडिया वाले पहुँच गए थे। मैंने अपनी दोस्त को मैसेज करके कह दिया था कि आते हुए मीडिया को भी साथ ले आए। और अब जब मीडिया वालों ने उसे एक लड़की से बदतमीजी करते वक्त और उसे छेड़ते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था तो उसके साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए। फिर मुझे ये पता चला कि मेरा पति वहीं उसी जेल में था। इस ऑफिसर ने जानबूझकर उसे मिलने वाले कमरे में आने से रोक दिया था ताकि उसकी पत्नी मतलब कि मैं वहाँ जाऊँ तो वह किसी बहाने से मुझे यहाँ ले आए। अगर मैं पहले ही उसके बारे में सब कुछ जान न चुकी होती तो मैं भी उसके जाल में फंस जाती। मैं समझ गई थी कि वह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए मैंने उसे सज़ा दिलवाने का फ़ैसला किया और पूरे मीडिया के सामने उसकी असलियत खोल दी। कुछ ऑफिसर्स बहुत सालों से ये काम कर रहे थे। जिनको सजाए मौत की सज़ा होती थी उनकी पत्नियों को बहाने से यहाँ ले आते थे और बाद में उनके पति को आज़ाद कर देते थे और उसकी फ़ाइल बंद कर देते थे कि उसको सज़ा दे दी गई। कुछ औरतें जो बहुत ज़्यादा अमीर होती थीं तो उनसे बहुत पैसे भी ले लेते थे। उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाने वाला वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मैं उसके हाथ का खिलौना नहीं बन सकती थी। मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी थी। मीडिया ने उसका असली चेहरा दुनिया को दिखाया। पुलिस वालों की असलियत अब सबके सामने आ गई थी। इस ऑफिसर ने पैसे लेकर मेरे पति के खिलाफ़ केस बना दिया था और जांच पड़ताल भी नहीं की थी, लेकिन बाद में जो पुलिस वाला उसकी जगह पर आया वह बहुत ज़्यादा ईमानदार था। उसने मेरी दरख्वास्त पर फिर से जांच पड़ताल शुरू की और बहुत ही कम समय में असली कातिल को पकड़ लिया गया। ये केस एक बार फिर से अदालत में पेश हुआ और इस बार मेरे पति को बाइज्जत बरी कर दिया गया और असली मुजरिम को सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई थी। आखिर में इंसाफ हुआ था और क्या खूब हुआ था। मुझे पहले दिन से ही इस बात का यकीन था कि बेगुनाहों को सज़ा नहीं मिल सकती। भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। ऊपर वाला मेरी मदद ज़रूर करेगा। मेरा विश्वास मेरे काम आया और आज मेरा पति सही सलामत घर वापस आ चुका है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।